दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टिट क्लासेस इलाहाबाद। शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित टिट क्लासेस इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न इसमें लिए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें राजस्थान रिट के क्वेश्चन लिए गए हैं, सीटेट के क्वेश्चन, यूपी टेट के क्वेश्चन और एमपी टेट के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और ख़ास तौर से जो बाल मनोविज्ञान है केवल उसके क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ये आपके आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रिट एग्ज़ाम हो, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, जहाँ भी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है या सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, हर जगह आपका हेल्पफुल होगा। बाल मनोविज्ञान संबंधित जहाँ भी प्रश्न आएंगे, इन्हीं सब प्रश्नों के आधार पर नए प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए ये आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर सभी है। अब जो हाइपरकाइनेटिक जो विकार होता है, अब यहाँ पूछ रहा है किसे छोड़कर सभी है, इसका मतलब कि 3 विशेषता इसमें शामिल है, एक इसमें नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें 4 विकल्प हैं: डिस्ट्रैक्टिविटी, अतिसक्रियता, मतिभ्रम और इम्पल्सिविटी। तो ध्यान देंगे, जो यहाँ पे मतिभ्रम है ये इसमें शामिल नहीं होता है, बल्कि इसमें आपका डिस्ट्रैक्टिविटी, अतिसक्रियता और इम्पल्सिविटी, ये तीनों इसमें शामिल है। केवल मतिभ्रम ऐसा है जो शामिल नहीं है, इसलिए आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ वो तीसरा हुआ। अगला चलेंगे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था में लगातार बदलते मानकों और किसके साथ डील करना चाहिए। जो शिक्षण व्यवस्था है, लगातार बदलते मानक और किसके साथ डील करना चाहिए पूछा गया है। पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या, आकलन या परीक्षा प्रणाली। तो ध्यान देंगे, शिक्षक जो है, जो बदलते मानक हैं वो हमेशा पाठ्यचर्या, करिकुलम को ही हमेशा ध्यान वो देंगे, करिकुलम के साथ डील करना चाहिए। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा, करिकुलम या पाठ्यचर्या। आगे चलेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। किसके स्वरूप होता है? संज्ञानात्मक विकास, आत्मकेंद्रित विकास, व्यवहारात्मक विकास, पर्यावरण विकास। अब ये जीन पियाजे और ये जो शब्द हैं, इसको आपको एक दूसरे के साथ पर्याय ही आपको जोड़ लेना है। जीन पियाजे जहाँ कहीं भी शब्द आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे की भाषा विकास जीन पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका आंसर हुआ, पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, जो चौथा क्वेश्चन है वो देखेंगे। चौथे क्वेश्चन है कि वह एक असाधारण भारतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। मेरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? अब ये देखिए कि मेरी एक बहुत निर्गामी है और भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन संतोषजनक अंक नहीं पाती है। संतोषजनक अंक नहीं पाती है, जिससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो शिक्षण विधि में क्या लाभप्रद होगी आपको ये बताना है। भ्रमण आमोद, विचारावेश विधि, ग्रेड विधि या व्यक्तिक शिक्षण। तो उसे कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए आपको ये बताना है। तो ध्यान देंगे, ये चूँकि बहुत निर्गामी है और भरतनाट्यम नर्तकी है, तो ऐसी स्थिति में इसको शिक्षण विधि के लिए भ्रमण एवं आमोद का जो है लाभप्रद होगा। तो ये पहला विकल्प आपका चौथे क्वेश्चन का सही हुआ। आगे चलेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि किसकी घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का संकेत है। अब अधिगम का वक्र आपने देखा था। अधिगम का वक्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो है उभरता हुआ होता है, एक वक्र होता है जो नीचे की ओर जाता है, एक वक्र होता है जो स्थिर हो जाता है, एक वक्र होता है जो वक्राकार होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि स्थिरता का संकेत है। स्थिरता मतलब यहाँ पर देखिए, समय के साथ जो उसका विकास है वो स्थिर हो गया है। ये वाला जो वक्र है, यही आपसे पूछा जा रहा है। या कभी कभी होता है कि बच्चा सीखता जाता है लेकिन बाद में स्थिरता आ जाता है, फिर ढलान की ओर आता है। तो यहाँ के जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्थिरता का संकेत किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा है, स्थिरांक है, प्रगति है या फिर वक्र है। तो ध्यान देंगे, मोटिवेशन में आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये गलत हो गया मोटिवेशन।
इसके अलावा प्रगति में भी आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये भी गलत हो गया। वक्र, वक्र या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, इसे वक्र ही बन रहा है। ये प्लेट्यू ही है, जो प्लेट्यू आप देखते हैं, प्लेट्यू स्थिरांक को ही कहते हैं। प्लेट्यू कुछ दूर ऊपर जाएंगे और ऊपर बिल्कुल ऐसे पहाड़ी की तरह, सॉरी पठार की तरह बन जाता है। इसको पठार भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, या प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही कई नाम इसके हैं, तो आपको ध्यान देना है। जहाँ कहीं भी अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता की बात आएगी, आपका ये प्लेट्यू या पठार आएगा, तो दूसरा आपका विकल्प सही हुआ। आगे चलेंगे, जो छठवां क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को नोट्स प्रदान करना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी शिक्षण संबंधित आपको आए, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव जो विकल्प होंगे उसको आप काट देंगे, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। नौकरी के लिए तैयार करना, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, समावेशी कक्षा का जो उद्देश्य होता है, नौकरी के लिए उद्देश्य नहीं होता है, ये आपका कट गया। परीक्षा पास करना, केवल परीक्षा पास करने का उद्देश्य नहीं होता है, जो शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है, परीक्षा पास करने का उद्देश्य नहीं होता है। केवल नोट्स प्रदान करना, ये भी उद्देश्य नहीं होता है। आपका जो बेस्ट आंसर अपने आप मिल गया कि छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लेने की जो क्षमता है या व्यवहार में परिवर्तन की जो क्षमता है, यही समावेशी कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ताकि सभी प्रकार के जो शिक्षार्थी हैं या बच्चे हैं, एक जगह एक स्थिति में शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न कारण होते हैं। विकास में कौन से परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं? बीमारी के कारण, अधिगम कारण, परिपक्वता कारण या बुढ़ापा के कारण। 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए, अधिगम के कारण अगर विकास में परिवर्तन हो रहा है तो ये अधिगम में शामिल होता है, तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका, ये विकल्प सही नहीं हुआ। पूछा है नहीं, तो जो नहीं होगा वो आपको आंसर देना है। परिपक्वता, परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होता है, ये भी विकास में आता है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही नहीं हुआ। बुढ़ापा, बुढ़ापा के कारण अगर जो परिवर्तन आता है, ये भी विकास में शामिल होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। बीमारी, बीमारी किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी तरीके से बीमारी जो होता है, बीमारी के कारण जो परिवर्तन आता है, वो जो है विकास में सम्मिलित नहीं होता है। ध्यान देंगे, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं जो बीमारी के कारण होते हैं। तो बीमारी के कारण अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो विकास में नहीं आएगा, बल्कि वो तो या तो रुकावट आ सकता है, ये आप कह सकते हैं। अगला जो 8वां क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। स्वायत्ता बनाम शर्म, ये देखिए, स्वायत्ता बनाम शर्म पूछा गया है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो स्वायत्ता बनाम शर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बालक से संबंधित है। बालकों को स्वतंत्रता दी जाती है और स्वतंत्रता पूर्वक वो कुछ भी काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो काम करने में असमर्थ रहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो शर्म या संदेह महसूस करते हैं। तो एरिक एरिक्सन ने 8 जो चरण बताए हैं, उसमें आपको ये बताना है स्वायत्ता बनाम शर्म में मुख्य घटक किसका है? प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता, शिक्षक और साथी। ध्यान देंगे, ऐसे उम्र में चूंकि बालक अपने घर में होते हैं, तो ये माता पिता ही मुख्य घटक होते हैं। माता पिता के समक्ष वो कार्य करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अगर वो कार्य करने में सक्षम होते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अगर कार्य नहीं कर पाते हैं तब शर्म या संदेह महसूस करते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसरा आपका जो विकल्प है वो आपका सही हुआ। अगला चलेंगे, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो अपने माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। किस प्रकार का पालन पोषण है? अब देखिए, फूलदान तोड़ दिया, बच्चा कुछ गलत काम किया, यहाँ तो उदाहरण लिया है कि फूलदान तोड़ दिया। माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे 1 हफ्ते के लिए जेब खर्च नहीं देते हैं। यहाँ पनिशमेंट के रूप में ऐसा हुआ, पनिशमेंट के रूप में माता पिता ने क्या किया कि जेब खर्च देने से मना कर दिया कि 1 हफ्ते तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलेगा, ऐसी जो गलती तुमने किया है ताकि तुम दोबारा ना करो। तो ये पालन पोषण का जो स्तर है, क्या कैसा स्तर है? व्यवहारवादी है, सत्ताधारी है, आधिकारिक है या अनुमोदक है? अनुमोदक वहाँ होता जो परमिशन देते हैं, तो यहाँ परमिशन की बात नहीं है, यहाँ तो मना किया जा रहा है। सत्ताधारी, यहाँ सत्ताधारी नहीं, व्यवहारिक भी नहीं है, बल्कि यहाँ आधिकारिक रूप से है। जो जैसे अधिकारी किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने पे पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं, वैसे माता पिता यहाँ दंड दे रहे हैं बच्चे को। तो ये आधिकारिक पालन पोषण का ये नज़रिया हुआ, अथॉरिटेटिव हुआ। तो ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वालीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं। स्वालीनता का यहाँ पे लक्षण आपको बताना है। दूसरों की आंखों से संपर्क करने में असमर्थता, आराम से घूमने में असमर्थता, नींद लेने में असमर्थता, निर्देशों का पालन करने में असमर्थता। ध्यान देंगे, स्वालीनता जहाँ कहीं भी आपसे आए, यहाँ पूछा जा रहा है आराम
से घूमने में असमर्थता। आराम से घूमता है बच्चा तो स्वतंत्रता महसूस करता है, भले ही स्वालीन हो तो आराम से घूमने में स्वतंत्र तो होता ही है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो विकल्प हुआ गलत हो गया। नींद लेने में असमर्थता, नींद तो वो लेता ही है, ये भी आपका आंसर गलत हो गया। निर्देशों का पालन, निर्देशों का पालन तो वो करता है लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। यहाँ आपके जो आपको बेस्ट आंसर है जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, पहला जो विकल्प है आपका इसमें सही होगा, दूसरों के आँखों से संपर्क करने में असमर्थता। जो स्वालीन बच्चे होते हैं वो दूसरों से आँखों से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं। थोड़ी देर आँख से आँख मिला पाएंगे लेकिन बहुत देर तक आँख से आँख नहीं मिला पाते हैं या एक दूसरे से नज़र में नहीं देख पाते हैं। स्वालीन बच्चे, आटिन जो बच्चे होते हैं अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में जो खोए रहते हैं। तो ये पहला जो विकल्प हुआ इसमें 10 नंबर का जो पहला विकल्प है वो आपका सही हुआ। आगे चलते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिन प्याजे से फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्रदान करते हैं? वस्तुओं में ही हेर फेर करेंगे, वस्तु से ही खेलते रहेंगे या वस्तु ही उनका जो है जो गोल होता है, टारगेट होता है, वस्तु से ही वो वस्तु के इर्द गिर्द ही रहते हैं। औपचारिक संक्रिय अवस्था, सेंसरी मोटर, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। अब देखिए जो वस्तु होता है या जो ऑब्जेक्ट्स होता है वही उनका टारगेट रहता है। तो मेन ये जो ऑब्जेक्ट होता है जो बचपन का अवस्था होता है या फिर बाल्यावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, सेंसरी मोटर स्टेज उसको कहा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है, तो पहला चरण होता है। तो ये 4 चरण जो दिए गए हैं, पहला चरण आपका सेंसरी मोटर था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक की दूसरा चरण है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरा चरण है और चौथा चरण आपका औपचारिक संक्रियात्मक है। पहले चरण का पूछा गया था कि बच्चे जो है वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हुआ दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देता है: एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, अलग अलग समूहों में काम करने की, अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने की। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि विविधता के प्रभाव को कम करने का तरीका है, विविधता के प्रभाव को कम करने का तरीका कैसे होगा, एक दूसरे पर जीत हासिल करेंगे तो विविधता का प्रभाव कैसे कम होगा, तो फिर आपस में ही वो जो है ऐसी स्थिति में आपस में मतभेद करेंगे, तो ये जो है ये आपका गलत हो गया। अलग अलग समूहों में काम करने के, अलग अलग समूहों में काम करेंगे तो विविधता का प्रभाव कम नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग ही जो है समूह बनाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ मेल जोल उनका नहीं बढ़ेगा। स्वयं से छोटे समुदाय शुरू करने की, स्वयं से छोटे समुदाय शुरू करेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। विविधता का प्रभाव कम कैसे होगा कि आपस में मेल जोल करके कोई काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे, या आपस में दोस्ती या यारा हो जाएगा, एक दूसरे के कल्चर है, एक दूसरे का व्यवहार है, एक दूसरे के जो आचरण है, एक दूसरे के सामंजस्य संस्कृति का बंटवारा करेंगे या मिल करके काम करेंगे, तो विविधता ऐसे दिशा में कम हो जाएगा। तो आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो इस क्वेश्चन हुआ 12 नंबर का जो आंसर हुआ वो चौथा विकल्प आपका सही हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? अब यहाँ इवान पावलोव से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं, उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे। कक्षा में पूछे गए सही प्रश्नों के लिए स्टार या स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। अब आपको यहाँ बताना है कि इवान पावलोव के अनुसार इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान देंगे, इवान पावलोव जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जब हम किसी चीज़ को बार बार उसी स्थिति में देखते हैं तो अगली जो स्थिति आता है उसे से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय में घंटी बजने को अवकाश का संकेत समझते हैं, उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए जब विद्यालय में घंटी बजता है, एक पहली घंटी बजा तो उन्होंने सोचा कि पहला पीरियड है, दूसरी 2 घंटी बजा तो उन्होंने सोचा दूसरा पीरियड है। लेकिन जब कई घंटी टन 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 एक साथ बजने लगता है तो उन्होंने वो डेली देखते हैं कि जब कभी भी ऐसा घंटी बजता है तो छुट्टी होता है। तो भले उनको अगले दिन न बताया जाए कि इतनी घंटी बजी है तो आज छुट्टी के लिए नहीं बजा है बल्कि कुछ विशेष प्रोग्राम है, जब तक उन्हें विशेष स्थिति नहीं बताई जाती है वो ये समझ लेते हैं कि जब कभी ऐसा घंटी बज रहा है तो वो अवकाश का ही संकेत समझते हैं। क्यों? क्योंकि डेली वो ऐसा देखते हैं। तो इवान पावलोव के अनुसार जो पहला विकल्प हुआ आपका ये सही हो गया।
तो अगला चलेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संज्ञानात्मक वाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के किसमें बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार, स्कीमेटा, मानसिकता या नैतिकता। अब ये ध्यान देंगे कि किसमें बदलाव होता है संज्ञानात्मकवाद के अनुसार। वैसे तो जनरली आप जानते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन का ही परिणाम होता है, लेकिन यहाँ संज्ञानात्मकवाद का ही पूछा जा रहा है, कॉग्निटिविज्म पूछा जा रहा है कि अधिगम को शिक्षार्थी के किसमें बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान देंगे इसकी मेटा जो होता है, जो हम लोग मंतव्य या जो छोटे छोटे जो मस्तिष्क में हमारे जो स्कीम्स होते हैं, अलग अलग जानकारी होते हैं, अलग अलग समूहों होते हैं चाहे हमारी जानकारियों का, उसमें जो चेंजमेंट होता है, उसमें जो बदलाव होता है, उसी को अधिगम के रूप में माना जाता है, जो संज्ञानात्मकवाद होता है। तो जो दूसरा विकल्प आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही है। आगे चलेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? बिंघम के अनुसार, अब बिंघम ये जो वैज्ञानिक हैं आपका बाल मनोवैज्ञानिक, अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं, प्रवृत्तियां, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता के साथ सामर्थ्यता। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बिंघम जो साइंटिस्ट हैं, बिंघम जो मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक है, अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है ये पूछा जा रहा है इनसे। तो व्यक्ति के मूल स्वभाव निहित प्रवृत्तियां, ये नहीं पूछा जा रहा आपसे। विभिन्न आनुवंशिक योग्यता, ये भी गलत हो गया। विभिन्न आनुवंशिक योग्यता, ये भी गलत हो गया। प्रवीणता और अभ्यास करने की जो तत्परता है, प्रवीणता और अभ्यास करने की जो तत्परता है, वही मानते हैं अभिवृत्ति परीक्षण से यही पता चलता है। तो जो तीसरा को आपका विकल्प है यह बिंघम के अनुसार ये सही है। आगे चलेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पुनर्बलन से फिर क्वेश्चन आया हुआ है। जब एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया जाता है, वह सभी सांपों से डरता है। अब देखिए, कोबरा हालांकि एक स्पेशल सांप से उनको डरना सिखाया गया, लेकिन वो क्या करता है कि जब कभी भी कोई सांप दिखता है वो डर जाता है। तो अधिगम का कौन सा ये रूप है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस रूप में सीखा है या उसको कैसा मान लिया है। पुनर्बलन नहीं, पुनर्बलन से कोई काम या तो करते हैं या तो करने से रुकते हैं। स्वतः पुनर्भाव, ये भी गलत हो गया। उद्दीपक विभेदन नहीं कर रहा है, बल्कि सामान्यीकरण कर ले रहा है। सामान्यीकरण कैसे कर रहा है कि जब कभी भी, हालांकि कोबरा से डरना उसको सिखाया गया, लेकिन जब कभी भी जैसा भी सांप दिखता है वो डरने लगता है, तो वो मान लेता है कि हो सकता हो ये कोबरा हो, या उसे उसी से सामान्यीकरण बना लेता है, उसी से तुलना कर लेता है। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है, जिसको एक ही चीज़ को कई स्थितियों के साथ समान मान लेना, इसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है। तो 16 नंबर का जो तीसरा विकल्प है आपका सही हुआ। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यूंग का दृष्टिकोण कैसा है? कार्ल यूंग का दृष्टिकोण पूछा जा रहा है। निर्णयी है, संवेदन है, संरचित है या प्रक्षेपी है? तो कार्ल यूंग का जो दृष्टिकोण है व्यक्तित्व आकलन के लिए, ये प्रक्षेपी होता है, प्रोजेक्टिव होता है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका चौथा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उत्तेजन, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियां या प्रलोभन? तो जब कभी भी जैविक की बात आ जाएगा, जैविक रूप से, चूंकि जैविक मतलब बायोलॉजिकली पूछा जा रहा है, जैविक मतलब इसको इस संदर्भ में दिखाना चाह रहा है कि हर व्यक्ति में एक समान होगा। जन्मजात पैटर्न दिखाया जा रहा है, तो जन्मजात पैटर्न दिखाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होगा, जो हर इंसान में एक ही जैसे होगा, चाहे कोई इंसान हो, सब में एक ही जैसा होगा। तो मूल प्रवृत्तियात्मक ये होता है। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये तीसरा विकल्प आपका सही हुआ। आगे चलेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना, जानकारी प्राप्त करना। अभी देखिए, स्मृति की प्रक्रिया, अब स्मृति जो हम लोग करते हैं, कोई चीज़ चाहे ग्रस्त करते हैं, उसको हम लोग जो स्मृति करते हैं, याद करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन चरण शामिल है, कौन चरण शामिल नहीं है। नेगेटिव आंसर आपसे पूछा जा रहा है, इसमें 3 चरण शामिल होंगे, एक चरण शामिल नहीं हो। जानकारी संग्रहित करना, ये बिल्कुल शामिल होता है। जानकारी का संकेतीकरण करना, हम लोग उसको संकेत के माध्यम से अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं या संग्रहण करते हैं, तो ये भी चरण होता है। इसके अलावा जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त करते हैं तभी तो हम लोग स्मृति करते हैं। सूचना पर कार्य करना, ये जो है स्मृति का नहीं है, बल्कि ये तो एक्टिविटी है, ये तो प्रक्रियात्मक है।
सूचना पे हम कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, तो ये स्मृति का प्रक्रिया नहीं हुआ, स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हुआ। तो जो तीसरा विकल्प है इसमें जो गलत है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरा विकल्प स्मृति का प्रक्रिया नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला चलेंगे, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? माध्यमिक उत्तेजनाओं का समन्वय, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में पूछा जा रहा है कि किस उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, ये पहला जो विकल्प है ये आपका आंसर सही है। माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, ये प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये समन्वय है कि प्ले बटन, आईपैड पर जो प्ले बटन दबाना जो सीख रहा है वो समन्वय कर रहा है कि जब कभी भी उसको पसंदीदा नर्सरी कविता देखना है तो कौन सा बटन दबाना होगा, ये समन्वय कर रहा है। कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स है। तो ये पहला जो विकल्प है आपका सही है। अगला चलेंगे, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए कि किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किस आयु का बच्चा होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। 14 से 18, 2 से 8, 9 से 12, 6 से 14। तो ध्यान देंगे इसमें जो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो ये देखिए जो 6 से 14 है, जो हम लोग एजुकेशन के लिए भी मानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 जनरली हम मानते हैं कि पहली कक्षा में जो विद्यालय या विद्यालयी जो अवस्था होता है उसी को हम ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। विद्यालयी अवस्था कक्षा 1 से 8 तक जो हम लोग मानते हैं, और कक्षा इसका जो उम्र होता है 6 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था जो होता है ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आपका जो आंसर होगा चौथा विकल्प इसमें सही है, 6 से 14 साल। आगे चलेंगे, तीसरा 22वां क्वेश्चन देखिए। CCE कब प्रारंभ किया जाता है? 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर, समय समय पर, वर्ष में 2 बार। तो ध्यान देंगे जो ये समग्र और सतत और समग्र जो शिक्षा होता है, कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो होता है, ये पूरे साल भर चलता है। साल में 4 बार नहीं होता, समय समय पर नहीं होता, साल में 2 बार नहीं होता, बल्कि साल भर होता है। हर महीने या हर हफ्ते हमेशा जो है जो इसका हम लोग यूज करते हैं सतत और समग्र। सतत से ही आप जोड़िए, सतत मतलब कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं होना है। साल में 2 बार, 4 बार या 6 बार ऐसा ये सब गलत हो जाएगा, बल्कि ये साल भर थ्रू आउट द ईयर चलता है, पूरे साल भर चलता रहता है, जिसको हम लोग समय समय पर जब कभी भी कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समय समय पर टेस्ट लिए जाते हैं, एक्टिविटी किया जाता है, करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम किए जाते हैं, तो पूरे थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो 22 नंबर का जो दूसरा विकल्प है ये आपका सही है। आगे चलेंगे, जो 23 नंबर है उसको देखेंगे। कक्षा में प्रश्न करना निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है, ये समय की बर्बादी करता है। कक्षा में प्रश्न करने को यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा में प्रश्न करने को किस रूप में आप मानते हैं? तो निष्क्रियता विकसित करता है। निष्क्रियता थोड़ी ना विकसित करेगा, निष्क्रियता यहाँ विकसित नहीं कर रहा, बल्कि बच्चे तो एक्टिव हैं, क्योंकि कक्षा में प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या शिक्षक पढ़ा रहा है या क्या शिक्षक समझा रहा है या क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। तो निष्क्रिय नहीं हुए बल्कि एक्टिव हुए। अनुशासनहीनता नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अनुशासनहीन बच्चे प्रश्न पूछना यहाँ पे प्रतिभाशाली को बताता है, अनुशासनहीनता को नहीं बताता है, ये भी गलत हो गया। नेगेटिव जो आंसर होंगे उसको आप काट देंगे, पॉजिटिव आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। समय की बर्बादी होता है, ये भी गलत हो गया। समय की बर्बादी नहीं होता है, बल्कि समय का जब यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं इसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि आपका जो सेकंड आपका ऑप्शन है, देखिए पॉजिटिव आंसर है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। कक्षा में प्रश्न कर रहा है या बच्चे या फिर शिक्षक प्रश्न कर रहे हैं या फिर बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न कोई भी कर सकते हैं। शिक्षक पढ़ाए हैं और शिक्षक प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं, आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जानने का प्रयास होगा या जानने में मदद मिलेगा कि बच्चे कहाँ तक समझ पाए, कितना समझ पाए। या फिर अगर बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे टीचर ये समझ जाएगा कि बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। तो दूसरा विकल्प है आपका सही है। आगे चलेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं? कमी ज़रूरतें, प्राथमिक ज़रूरतें, वृद्धि ज़रूरतें, आवश्यक ज़रूरतें। तो जब कभी भी असंतुष्टि होगी, आप जो है अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं,
तो ये किस बात को दिखाता है? अनसेटिस्फाइड हम कब होते हैं? प्राथमिक ज़रूरतों पे नहीं करते हैं, वृद्धि ज़रूरत नहीं, आवश्यक ज़रूरत नहीं, बल्कि डिफिशियंसी नीड्स होता है। अगर हमें कभी कोई ज़रूरत कमी हुई या अगर हमें कमी महसूस हो रही है तभी हम असंतुष्ट होते हैं या अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो आपका जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका पहला विकल्प सही है। आगे चलेंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रेक्षणीय अधिगम पूछा जा रहा है। प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑब्जर्वेशन लर्निंग, प्रेक्षणीय जो हम प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। इवान पावलोव नहीं, इसके अलावा स्किनर, आरोन बेक, बंडूरा। तो ध्यान देंगे प्रेक्षणीय अधिगम जो है बंडूरा से जुड़ा हुआ है। बंडूरा द्वारा बोबोडाल पे जो बोबोडाल पे प्रेक्षण किया गया था। बोबोडाल एक गुड़िया रहती है, एक जोकर रहती हैं, जिसको बच्चों को दिखाया जाता है और उसके साथ जैसा बच्चे व्यवहार करते हैं बच्चे देख कर के भी उसको ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो प्रेक्षण के द्वारा उनका मानना है, बंडूरा महोदय का मानना है कि बच्चे प्रेक्षणीय अधिगम के द्वारा सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि बच्चे देख देख करके सीखते हैं या प्रेक्षण करके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। तो जो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चौथा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड क्या कहलाती है? अब गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है और इस्तेमाल की जाने वाली जो स्कोरिंग गाइड होता है, पूछा जा रहा है चेकलिस्ट, रूबिक्स, रेटिंग स्केल या इन्वेंटिक्स। तो ध्यान देंगे जब गुणवत्ता का मूल्यांकन करना हो, गुणवत्ता का मूल्यांकन करना हो तो हम किस स्कोरिंग गाइड का यूज करते हैं? तो ये इन्वेंटिक्स होता है। चौथा जो विकल्प है ये आपका सही है। इन्वेंटिक्स स्कोरिंग गाइड होता है जो गुणवत्ता का मूल्यांकन, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चौथा विकल्प आपका इसमें सही है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं किससे जुड़ी होती हैं? सुखद हो या फिर अप्रिय हो। प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी होता है। सुखद या दुखद दोनों जो भावनाएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं ये आपको बताना है। द्विदृष्टिकोण परिहार, परिहार परिहार, दृष्टिकोण परिहार, दृष्टिकोण परिहार। तो आपका देखिए जो आंसर होगा यहाँ पे डुअल अप्रोच, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए सुखद इसका मतलब क्या है? ये अप्रोच से जुड़ा हुआ है, दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही आप ले लीजिए। अप्रिय जो अनप्लेजेंट है, जो दुखद है, वो किससे जुड़ा है? परिहार से जुड़ा है। तो आपका जो आंसर हुआ इसमें चूज करने का जो तरीका हुआ, ट्रिक हुआ, सुखद से आपने अप्रोच को जोड़ लिया और दुखद या अप्रिय से आपने अवॉइडेंस को जोड़ लिया। तो आपका जो आंसर निकला अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट निकला। तो चौथा विकल्प आपका इसमें सही हुआ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रामाणिक अंकन एक रूप होता है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को दर्शाते हैं। छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है। छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सिखाने के मानकों के एक निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और शिक्षा के कौशलों से पहले निर्धारित करता है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे ये जो शिक्षण का क्वेश्चन है इसमें आपको नेगेटिव जो आंसर होगा उसको पहले काट लीजिए, आपको पॉजिटिव आंसर अपने आप मिल जाएगा। छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत से, यहाँ पे छात्रों की तुलना नहीं करेंगे। जब कभी परिणाम की तुलना की बात आ जाएगी, ये नेगेटिव आपका आंसर हो गया। कभी भी छात्रों का ऐसे आकलन नहीं किया जाता, तुलना नहीं किया जाता है। छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानदंडों के निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहली बात तो पूर्व निर्धारित मानदंडों से हम तुलना कर रहे हैं, ये भी गलत है। और दूसरी बात कि इसके विपरीत कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव आंसर हो गया। विपरीत कभी भी हमको अगर करना ही होगा, पहले तो बात तो ऐसे पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार हम निर्धारित नहीं करते हैं प्रमाणिक आकलन में, लेकिन अगर करना भी हुआ तो इसके विपरीत नहीं करेंगे, बिल्कुल सहयोगी करेंगे। शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान, शिक्षा और कौशलों से पहले ही निर्धारित कर देता है। अब देखिए पहले से ही निर्धारित कर दे रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ये जो पहले से निर्धारित करने वाला जो विकल्प हुआ ये आपका गलत हो गया। अब ये पहला वाला जो विकल्प देखिए, छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, रियल लाइफ में यहाँ व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है जो आवश्यक ज्ञान कौशलों के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने हैं। तो ये प्रमाणिक आकलन हुआ, ये पहला जो आंसर हुआ बिल्कुल बेस्ट हुआ, क्योंकि व्यवहार से इसको आप जोड़ रहे हैं, वास्तविक दुनिया से जोड़ रहे हैं और उनके आवश्यक ज्ञान और कौशलों के साथ सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहला जो विकल्प हुआ इसमें आपका सही हुआ। आगे चलेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में
बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कारक है जो सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। माता पिता के शिक्षा के पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, या फिर अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, बच्चे के अधिगम का सामाजिक प्रभाव। ध्यान देंगे, माता पिता के शिक्षा के पृष्ठभूमि बच्चों की सफलता असफलता निर्धारित नहीं करेगा। माता पिता चाहे पढ़े लिखे हों या साक्षर हों या निरक्षर हों, इससे बच्चे की सफलता असफलता प्रभावित करने वाले विद्यालय के प्रदर्शन में ये भूमिका नहीं होगा, गलत हो गया। बच्चे की शारीरिक मजबूती, ये भी गलत हो गया। बच्चा कमज़ोर है या फिर हेल्दी है या हृष्ट-पुष्ट है या फिर आप कह सकते हैं तो कमज़ोर हो या फिर मजबूत हो, शारीरिक कमजोरी या शारीरिक मजबूती उनके सफलता और असफलता को प्रभावित नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव चूंकि हम विद्यालय से हम पहले ही जोड़ रहे हैं तो सामाजिक प्रभाव उनके जो है सफलता असफलता को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये जो तीसरा जो आपका विकल्प है ये बेस्ट आंसर है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों ने क्या योगदान दिया, टीचर्स कंट्रीब्यूशन इन लर्निंग प्रोसेस, उन्होंने क्या योगदान दिया, यही विद्यालय प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प हुआ, ये वाला जो तीसरा विकल्प है ये आपका आंसर सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसमें आप लोग ये देखेंगे कि जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं इसमें आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आंसर आपको सही आए, कितने क्वेश्चन में कितने आंसर आपने सही किया। इसके अलावा जो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये कमेंट बॉक्स में आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि डिटेल वीडियो बनाने की आवश्यकता है या डिटेल वीडियो आप समझना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आज का दिन आप सभी का शुभ हो। आपको धन्यवाद।